राहों से कोई मुझे आवाज़ न दे। आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज़ न दे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि अभी हाल ही में दिलीप साहब का इंतकाल हो गया और 98 साल की उम्र में अगर कोई शख्सियत हमारे बीच से चली जाती है तो आप समझ सकते हैं कि उस दुख की क्या सीमा है। क्योंकि कोई मसीहा ही है जो 98 ईयर्स तक जी सकता है, वो भी आज की डेट में। नहीं तो आपको पता है कि 50-60 साल में लोगों की तूतियां बोल जाती है। लेकिन उस उम्र में भी उन्होंने वो फिल्में दी हैं हमें जो आज तक मैं कहता हूँ इतिहास में जिनका नाम दर्ज है, और जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है कर्मा फिल्म का। सुभाष घई ने अपने करियर में अगर सबसे बेस्ट फिल्म कोई बनाई है तो वो बनाई है दिलीप साहब के साथ। और आज दिलीप साहब के बारे में हम बात ज़रूर करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको मिलवाते हैं उनके सबसे बड़े प्रशंसक उम्मीद सिंह जी से। तो उम्मीद सिंह जी के बारे में मैं बस इतना ही आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने स्टेज पर बहुत सारी परफॉर्मेंस दी हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि ये दूसरे दिलीप कुमार हैं, क्योंकि दिलीप कुमार की हूबहू आवाज़ निकालने के एक्सपर्ट हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा इनका आपको इंट्रो सुनाते हैं कि दिलीप साहब के बारे में हमें कौन सी बातें बताएंगे और उन्हीं के अंदाज में बताएंगे। तो पहले आप वही देखिए। 1944 भारतीय सिनेमा का एक दौर जिसे आप ब्लैक एंड वाइट का दौर कहते हैं। धुंधली सी यादें हैं जहन में, लेकिन उस दौर के कलाकार आज भी आपके सामने घूमते हैं। ज्वार भाटा, शहीद, नया दौर, आज़ाद, पैगाम, न जाने ऐसी कितनी फिल्में उस दौर में जिन्होंने कामयाबी की बुलंदियां छुई हैं। कि आसिफ साहब की फिल्म मुग़ल आज़म, जो हिंदुस्तानी सिनेमा की रुपहले पर्दे पर एक दस्तखत है, न कभी ऐसी फिल्म बनी न कभी ऐसी फिल्म बन पाई। ये खुशनसीबी है मोहम्मद यूसुफ, जिसे अवाम दिलीप कुमार के नाम से जानती है, कि जिन्होंने मुग़ल आज़म में सलीम का किरदार निभाया है। लोग बाग कहते हैं कि जब भी भारतीय सिनेमा का इतिहास लिखा जाएगा तो दिलीप साहब के पहले और दिलीप साहब के बाद लिखा जाएगा। 7 जुलाई 2021 7:30 के दरमियान पेशावर में जन्मा ये खूबसूरत लाल कश्मीरी सेब की तरह लाल चेहरे वाला ये नौजवान, जिसने भारतीय सिनेमा के रुपहले पर्दे पे न जाने कितनी बुलंदियों को छुआ है। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनका अभिनय और उनके डायलॉग्स, उनकी संवाद अदायगी, उनके तेवर और उनकी दकीक उर्दू हमारे जहन में हमेशा रहेगी। मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है फिल्म शक्ति का, जिसमें बाप और बेटे के बीच की मानसिक जद्दोजहद को पिक्चराइज किया गया है, जिसमें दिलीप साहब कहते हैं कि गुमनामी के जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो ना विजय, ये रास्ता जाता जरूर है बेटा, लेकिन लौट के नहीं आता है। ये कि आप इतने गए गुजरे हो कि तुम्हें ऐसी किसी जगह काम नहीं मिल सकता जहाँ ये बेईमानी के धंधे ना होते हैं। तो आप मुझे बताएं कि आपने शक्ति फिल्म सबसे पहली बार कब देखी? देखिए 1982 की ये फिल्म है जी।
और बड़े काबिल फनकार सलीम जावेद साहब ने इसे लिखा है और रमेश सिप्पी साहब का डायरेक्शन है और मुशीर रियाज साहब ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। 1982 में उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन मान के चलिए कि 10 साल की रही होगी, लेकिन उस समय जुनून बच्चन साहब का ज़्यादा था, क्योंकि हम जब बड़े हुए तो हम बच्चन साहब को देखकर बड़े हुए। मुकद्दर का सिकंदर, नसीब, शक्ति, लावारिस, ये तमाम फिल्में। लेकिन उस वक्त जब हमने शक्ति फिल्म को देखा तो ये सुनते आते थे कि भाई बहुत कमाल का टकराव होने जा रहा है, भारतीय सिनेमा में इसके पहले ऐसा टकराव देखा नहीं होगा। एक तरफ सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, दूसरी तरफ अभिनय सम्राट दिलीप कुमार, ज़बरदस्त एक द्वंद्व देखने को मिलेगा। तो यकीन मानिए जब मैंने बचपन में वो फिल्म देखी तो मुझे अमिताभ बच्चन साहब का जो हैंगओवर था, उनका चलने का अंदाज़, जेब में हाथ डालकर वो टीन के डब्बे को मारते हुए सड़कों पे चलना और उनका चिल्लाना, हट जाओ, जो लास्ट का क्लाइमेक्स का डायलॉग, और वो वाइट कलर का वो लिबास पहन के दूर दूर फरलांग मारते जैसे चीता दौड़ रहा है वो दौड़, वो सब कमाल की यादें हैं। लेकिन जब हम थोड़े बड़े हुए, जब 20-21 साल के हुए, जब हमने दोबारा शक्ति फिल्म देखी, जब हमारी समझ बड़ी हो जब हमारी समझ बड़ी हो गई तो हमें दिलीप साहब की गहराई समझ में आई। तो जब मैंने पहली बार शक्ति फिल्म देखी थी तो उस वक्त मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बच्चन साहब का परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन लगा। लेकिन जब मैंने दूसरी बार शक्ति देखी तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बच्चन साहब की परफॉर्मेंस कमतर थी, लेकिन एक बाप का किरदार क्या होता है वो तो दिलीप साहब कर गए। अगर एक लाइन में कहा जाए तो उन्होंने वो साबित कर दिया कि बाप बाप ही रहेगा। देखिए, जब किरदार लिखा गया है और किरदार में जो उनका कैरेक्टर लिखा गया है, उस कैरेक्टर में इतना वजन है कि एक फिल्म का एक डायलॉग है ना, इस डायलॉग का संबंध ना अमिताभ बच्चन साहब से है ना दिलीप साहब से है। ये डायलॉग राखी कहती है, जो शीतल की भूमिका में, जो दिलीप साहब की बेगम है और अमिताभ बच्चन साहब की माँ है, वो कहती हैं अमिताभ बच्चन से कि 10 जन्म भी लेगा तो भी ऐसा चरित्र नहीं पा पाएगा। जानता है किससे बात कर रहे थे? तो उस फिल्म में दिलीप साहब का जो किरदार है, जो चरित्र है, जो उनकी ऑनेस्टी है, जो उनका डेडिकेशन है, जो कानून के प्रति उनकी निष्ठा है, वो इतना महान है कि उसके सामने सब धूमिल हो जाता है। सब धूमिल हो जाता है, सच बात है। और उसको उस पहले पर्दे पे जो उन्होंने अदा किया है, वो एक उम्र चाहिए समझने के लिए दिलीप साहब को, मैं इतना कह सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, वो जस्टिफाई कर पाते हैं उस कैरेक्टर को जी। अगर वो अपनी ड्यूटी के लिए अपने बेटे को कुर्बान करते हैं तो उसमें भी उनकी वो जस्टिफिकेशन दिखती है। वहाँ पे वो दिखावटीपना नहीं दिखता, वो अभिनय नहीं दिखता, वो ऐसा लगता है। मैं आप लोगों को स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने शक्ति फिल्म नहीं देखी हो तो आप एक बार ज़रूर देखिए। मैं दिल से कह सकता हूँ कि वो फिल्म आपका दिल जीत लेगी। लेकिन यहाँ शुरुआत उनकी शक्ति फिल्म से नहीं है। शक्ति फिल्म तो उनकी वो थी जब वो रिटायरमेंट के दौर पे थी। उससे पहले अगर हम बात करें तो ज्वार भाटा 1944 से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की 22 साल की उम्र में। आज हम बोलते हैं तो 22 साल की उम्र में उन्होंने ज्वार भाटा फिल्म बनाई थी। और ज्वार भाटा में अगर आप उनका किरदार देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि एक 22 साल का नौजवान वो भूमिका निभा सकता है। उसके बाद उनकी जो फिल्में आई वो उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। और मैं कहूँ तो अगर बॉलीवुड, जिसे हम कहते हैं कि हिंदी सिनेमा, अगर हिंदी सिनेमा को सही तरह से अगर पीक पर पहुंचाने वाली पहली कोई शख्सियत रही है, या हम ये कहें कि पहला जो हिंदुस्तान का सुपरस्टार रहा है, आप लोगों को शायद ये गलतफहमी होगी कि राजेश खन्ना को कहा जाता है कि पहले सुपरस्टार रहे हैं। लेकिन अगर आप दिलीप साहब की फिल्में उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनसे बड़ा सुपरस्टार ना तो पैदा हुआ है और ना ही होगा। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे ओमी जी? देखिए, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। दरअसल फिल्म इंडस्ट्री में जो टर्मिनोलॉजीज़ आती हैं, जो नामकरण किया जाता है, किसी को कुछ नाम दिया जाता है, किसी को कुछ नाम दिया जाता है, ये एक चलन है। लेकिन अगर आप ये देखें कि सुपरस्टार, ये सभी स्टार हैं, जो फेमस है वो स्टार है, और उनमें से भी जो सबसे आगे उसे सुपरस्टार कहा जाता है। तो अब ये जो तिकड़ी थी, देव साहब, दिलीप साहब और राज कपूर साहब, ये तीनों समकालीन रहे हैं। जब ये समकालीन अभिनय की ये जो तिकड़ी जब छाई हुई थी उस समय भारतीय सिनेमा में, तो ये तीनों की एक अलग फैन फॉलोइंग थी। कपूर साहब जहाँ उस समय आह, आग, आवारा जैसी फिल्में बना रहे थे, अनाड़ी जैसी फिल्म बना रहे थे और जागो जैसी फिल्म बना रहे थे,
उसी दौर में देव साहब की भी फिल्में कमाल की हिट हो रही थी और देव साहब इन तीनों में सबसे खूबसूरत दिखाई दिया करते थे। लेकिन जब अभिनय की बात आती थी, जब ट्रेजेडी किंग की बात आती थी, तो दिलीप साहब कोसों आगे दिखाई पड़ते, बाजी मार लेते थे, कोसों आगे, मतलब फिर कोई कंपैरिजन नहीं हो पाता था। लेकिन चक्कर ये है कि उस वक्त भी सुपरस्टार नाम का कोई वर्ड नहीं हुआ करता था, ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी नहीं थी। दरअसल सुपरस्टार का जो शब्द, टर्मिनोलॉजी जो इजाद हुई हमारे भारतीय सिनेमा में, ये 1969 से लेकर तो 1973 तक, ये जो 4 साल हैं, जिसे हम कहते हैं कि ऊपर आका और नीचे काका, और राजेश खन्ना का दौर था, तो राजेश खन्ना साहब से ही ये वर्ड भारतीय सिनेमा में आत्मसात हुआ है। लेकिन मैं इस बात का बिल्कुल पुरजोर समर्थन करता हूँ कि दिलीप साहब ने उस दौर में जो फिल्में की हैं, उन फिल्मों में हालांकि ज्वार भाटा बॉक्स ऑफिस पे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था उसका फिल्म, लेकिन क्रिटिक्स लोगों को काफ़ी पसंद आई, खासतौर से दिलीप साहब का अभिनय, और देविका रानी की वजह से ये फिल्म उन्हें मिली थी। देविका रानी ने ही उनको पहली बार एक्नॉलेज किया था जी। और मोतीलाल साहब का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान है। मोतीलाल साहब ने दिलीप साहब की अदायगी को देख के कहा था कि ये लड़का एक दिन बहुत बड़ा कलाकार बनेगा। और उसके बाद फिर ज्वार भाटा के बाद में बहुत सारी फिल्में की दिलीप साहब ने, शहीद की है, आज़ाद की है, राम और श्याम की है, और दिल दिया दर्द लिया, और गोपी, नया दौर, मजबूर, और आखिरी के दिनों में दुनिया, शक्ति, ऐसी कर्मा, ये सारी फिल्में हैं उनकी बड़ी विधाता। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इन तमाम फिल्मों की फहरिस्त में एक चीज़ जो सबसे पुरजोर तरीके से नज़र आती है कि दिलीप साहब एज ए हीरो और दिलीप साहब एज ए कैरेक्टर आर्टिस्ट। दिलीप साहब एज ए हीरो जितने कामयाब रहें, और जो अभिनय का जो एक अंदाज़ था उनका बतौर नायक, वो अंदाज के अतिरिक्त दूसरा जो अंदाज़ था उनका बतौर कैरेक्टर आर्टिस्ट, वो इतना ज़्यादा पसंद किया लोगों ने। ख़ास तौर से अगर मैं बात करूँ कर्मा और शक्ति और विधाता और मशाल, ये 4 फिल्मों में दिलीप साहब हीरो के तौर पे कम, एक कैरेक्टर आर्टिस्ट के रूप में ज़्यादा इन्होंने अपने आप को दर्शकों के सामने रखा है। और दोस्तों अगर आपको इनका सही अभिनय समझना है तो मशाल में जब सीन आता है जब उनकी पत्नी की डेथ हो जाती है, तो वो सीन अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनका अभिनय किस स्तर का है। मतलब उस सीन में उन्होंने वो जान डाल दी। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर आप यश चोपड़ा का आप इंटरव्यू सुनेंगे जो इस दुनिया में नहीं है, तो उन्होंने खुद कहा कि अपने जीवन में अगर मैं किसी को अभिनेता मानता हूँ तो वो सिर्फ दिलीप कुमार साहब, इस पे तो कोई बात नहीं। दिलीप साहब एक ऐसी शख्सियत रहे हैं जिन्होंने सिर्फ अपने अभिनय में अपना स्तर कायम नहीं किया, उन्होंने अपनी पर्सनल जिंदगी में भी अपना एक कैरेक्टर बनाकर रखा हमेशा। आपको एक बहुत उनके बारे में दिलचस्प बात बताता हूँ कि जिस फिल्म में जिस हीरोइन के साथ उन्होंने काम किया, कभी भी उसे दूसरी फिल्म में वो अपनी बहन बनाकर नहीं लाई। जिस फिल्म में उन्होंने जिसे बहन बना लिया उसे कभी अपनी हीरोइन नहीं बनाया, और ये आपको किसी और अभिनेता में देखने को नहीं मिलेगी। देखिए, मैं दिलीप साहब की जो एक बात जो मुझे बहुत ज़्यादा टच करती है और जिससे उनका मयार सबसे अलग दिखाई पड़ता है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, दर्शकों से भी करना चाहूँगा कि दिलीप साहब कोई उत्पाद नहीं थे, दिलीप साहब कोई प्रोडक्ट नहीं थे, दिलीप साहब ने कभी किसी च्यवनप्राश की ऐड नहीं की। दिलीप साहब थे। दिलीप साहब एक अभिनेता थे, एक संजीदा अभिनेता थे, और उस मयार को उन्होंने ताउम्र बरकरार रखा, इसलिए दिलीप साहब। और दोस्तों आपको यहाँ पर एक दिलचस्प बात और बताऊंगा कि जब वो हज करने गए तो अपनी फिल्मों से कमाया हुआ पैसा उन्होंने हराम समझा, और उन्होंने बाकायदा वहाँ पर टीचिंग दी बच्चों को, और उससे जो कमाया उससे उन्होंने हज किया। तो ये बात भी बहुत कम लोग जानते होंगे। तो दिलीप साहब के लिए पैसा बिल्कुल भी मैटर नहीं करता था। इसी वजह से उन्होंने अपने 55 साल के लंबे करियर में सिर्फ मात्र 65 फिल्में बनाई, और जिसमें से 65 में से अगर मैं कहूँ तो तकरीबन 60 फिल्में उनकी सुपर हिट रही थी। और आप इससे समझ सकते हैं, आप दिलीप साहब की जो फिल्म अगर आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। हम जानना चाहेंगे कि आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी थी। और ओमी जी आप बताएं आपकी सबसे पसंदीदा फिल्म कौन सी है? देखिए, मेरी दिलीप साहब की तमाम फिल्मों को जब मैं करीब से देखता हूँ, तो अगर कोई मुझसे सही मायनों में पूछे तो जब मैं देवदास देखता हूँ उनकी, तो मुझे लगता है देवदास दरअसल देवदास नहीं था, वो दिलीप कुमार था।
क्योंकि जो दिलीप कुमार करके उसके वो वही देवदास है। वही देवदास। तो मुझे ये मतलब मैं समझ के मैं आज तक हैरान हूँ। जैसे हम मुगले आजम में कहते हैं कि जी। जो अकबर है वो अकबर नहीं लगता होगा, जो पृथ्वीराज कपूर लग गया। बस यही बात है, वो पर्सनैलिटी अकबर की फीकी पड़ जाएगी उसके बिल्कुल। आगे। तो मुझे ऐसा लगता है वो एक बहुत ही कालजयी रचना है, हाँ। कालजयी रोल है उनका, जिसे हम जन्म जन्मांतर तक याद रखेंगे। दिलीप साहब की जो बेहतरीन चुनिंदा फिल्मों में देवदास का जिक्र ना हो, ये संभव नहीं। चलिए ओमी जी, जाते जाते दर्शकों को आप कोई भी जो उन पर फिल्माया हो कोई भी गाना आप गा दीजिए। दिलीप साहब के ऊपर पिक्चराइज किया गया वैसे तो बहुत सारे हिट गाने हैं, लेकिन एक गीत जो मुझे बड़ा पसंद आता है, आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज़ नहीं। आदमी, फिल्म आदमी का गीत, मनोज कुमार जी। वहीदा रहमान। मैं उसकी सिर्फ मुखड़ा थोड़ा सा गुनगुना जी। देता हूँ। हो 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 आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे, आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे, दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता साज न दे। हो 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 तो दर्शकों, आपने सुना तो आप भी कहीं न कहीं कहेंगे जो बात मैंने आपसे शुरुआत में कही थी कि इसे ही कहते हैं दिलीप साहब के सबसे बड़े प्रशंसक से हमने आज आपकी मुलाकात कराई, और बहुत ही अच्छा इन्होंने गीत गाया। आपको भी पसंद आया तो कृपया हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे फिर आपको ऐसे ही एक नए एपिसोड में आपसे मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।